28 जून 1914। दिन था 28 जून 1914 और समय था 11:15। गैब्रिलो प्रिंसेप नाम के एक लड़के ने, एक 19 साल का लड़का था, उसने गोली मारकर किसी की हत्या की थी। और जो मरने वाला व्यक्ति था वो आम व्यक्ति नहीं था, वो ऑस्ट्रिया हंगरी का प्रिंस था, जिसका नाम आर्चड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड था। ये जो एक गोली उस दिन चली थी, इस एक गोली की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी थी। और इस एक गोली के चलते ना जाने कितने जान जाने वाले थे। बस क्या सिर्फ एक ही गोली के कारण इतनी बड़ी लड़ाई हो गई? नहीं। वर्ल्ड वॉर 1 के ऊपर आज हम दोस्तों चर्चा करने वाले हैं और आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे वर्ल्ड वॉर 1 शुरुआत हुई, इसका बैकग्राउंड क्या था और कौन इसमें जीता, सेंट्रल पावर और अलाइड पावर में। सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। खैर ये तो आपको पता ही होगा कि अलाइड पावर्स जीत गई थी। तो इसके सारे आज कारण हम लोग जानेंगे। आज वर्ल्ड वॉर 1 को अच्छे से देखेंगे इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 की। वर्ल्ड वॉर 1 के पीछे 4 कारण थे, जिसे हम MAIN मेन करके भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। M फॉर मिलिटरिज्म, A फॉर अलायंसेस, I फॉर इंपीरियलिज्म और N फॉर नेशनलिज्म। ये 4 फैक्टर्स के कारण वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था। मिलिटरिज्म का मतलब वो दौर ऐसा था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पर था और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज जो थी अच्छी खासी चल रही थी और नए नए हथियार आ रहे थे, नई नई चीज़ें बन रही थी, लोगों के सामने नई नई तरह की बम, गोले बारूद, ये सब चीज़ें आ रहे थे। मगर इन सब का एक लार्ज स्केल पर इस्तेमाल अभी तक किसी ने देखा नहीं था कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा खतरनाक है। दूसरा है अलायंसेस। एक देश दूसरे देश के साथ अलायंस बनाता है कि अगर कुछ होगा तो हम आपकी सहायता के लिए आएंगे। ऐसे करके एक जो ये अलायंस होते हैं कितने खतरनाक होते हैं कि मान लीजिए कि मैं हूँ और मेरा कोई दोस्त है। मैंने अपने दोस्त से कहा कि अगर तुम्हें कोई परेशान करेगा या मारेगा तो मैं तुम्हारे सपोर्ट में आऊँगा। और मेरे साथ जिसका अलायंस है, अगर मुझे कोई कुछ करेगा तो मेरा दूसरा दोस्त मेरे सपोर्ट में आएगा। ये अलायंस जो होते हैं दोस्तों काफ़ी खतरनाक होते हैं। ये मतलब कि डोमिनो इफेक्ट जैसा आप समझ सकते हो। जैसे एक डोमिनो आपने देखा होगा कि जैसे एक डोमिनो गिरता है बाकी सारे को गिराते नहीं जाता है। वैसे किसी एक कंट्री पर आप हमला करोगे और वो अलायंस में किसी कंट्री के साथ है तो ऐसे करके धीरे धीरे सारी कंट्रीज आपस में जुड़ते जाएंगे और एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा लड़ाई होने की संभावना हो जाती है। तीसरा है इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म का मतलब क्या? यानी कि जो ताकतवर देश है वो लोग दूसरे देशों को अपनी कॉलोनीज बनाते थे और कॉलोनीज बनाने के बाद उस पर अपने हिसाब से उसकी सारे जो रिसोर्सेज है और टैक्स है वो सब लगा करके अपने देश को और मजबूत करते थे। उस समय इंपीरियलिज्म काफ़ी ज़्यादा था। नया इसकी शुरुआत जो है जापान में भी हुई थी। जापान ने भी इंपीरियलिज्म को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया था। और जापान में इंपीरियलिज्म कैसे आया इसकी चर्चा हम किसी दूसरे वीडियो पर करेंगे। चौथा, नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की इच्छा, अपने देश के लिए मर मिटने की इच्छा। और एक ये भी फैक्टर है कि नेशनलिज्म भी इस वर्ल्ड वॉर, और उस समय ऐसा बोला जाता था कि अगर आप अपने देश से प्यार करते हो तो आप लड़ाई पर जाओ। मगर वो जो लड़ाई थी वो लड़ाई के पीछे का मोटिव कुछ और ही था। तो 28 जुलाई 1914 जब फ्रेंच फर्डिनेंड की हत्या हुई थी, गैब्रिलो प्रिंसेप जो था वो 18-19 साल का लड़का था जिसने इतने बड़े कांड को रचा था। गोली मारकर फ्रेंच फर्डिनेंड और उसकी वाइफ की हत्या कर दी थी। और जिस ग्रुप का वो मेंबर था उस ग्रुप का नाम है ब्लैक हैंड, काला हाथ जिसे हिंदी में कह सकते हैं। और ये जो ब्लैक हैंड है इसकी फॉर्मेशन सर्बिया में हुई थी। सर्बिया में ये ग्रुप बना था, इसलिए ऑस्ट्रिया और हंगरी जो है सर्बिया पर सैंक्शंस लगाने की सोच रहे थे। उन्होंने लड़ाई कैसे शुरू करी इसका बहाना सबसे पहले ये दिया कि सर्बिया, उन्होंने कहा कि देखो ये जो लड़का था ये आपके देश का था, इसलिए हम आप पर कुछ नियम और कानून लाना चाहते हैं। एक पूरा का पूरा लिस्ट उन्होंने बना कर दिया सर्बिया को कि देखो हमारे इतने सारे नियम हैं, आप अच्छा होगा इन सारे नियमों को मान लो। उसमें से बहुत सारे नियम सर्बिया ने मान लिए और कुछ नियम ऐसे थे जिससे मानने का कारण था कि पूरा का पूरा अपना कंट्रोल जो है ऑस्ट्रिया और हंगरी एम्पायर को दे देना। तो ये सर्बिया नहीं चाहता था, इसलिए सर्बिया ने उनकी ये बात नहीं मानी। और इसके रिटेलियन में ऑस्ट्रिया हंगरी ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पे वॉर डिक्लेयर कर दिया। उसके रिटेलियन में क्या हुआ, रशिया बीच में आ गया और रशिया ने ऑस्ट्रिया हंगरी पर वॉर डिक्लेयर कर दिया। उसके रिटेलियन में जर्मनी पीछे से मदद करने को आया। जर्मनी ने रशिया और फ्रांस पर लड़ाई डिक्लेयर कर दिया। अब पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सेंट्रल पावर और अलाइड पावर से कौन कौन सी कंट्री थी। तो सेंट्रल पावर में जर्मनी था, ऑटोमन एम्पायर था, ऑस्ट्रिया हंगरी था, बुल्गारिया था। और अलाइड पावर्स में ग्रेट ब्रिटेन था, फ्रांस था, रशिया था, इटली था, जापान था और यूएसए भी लास्ट में इस लड़ाई में कूद गया था। इसमें एक बात नोटिस करने की कि इटली और जो जापान है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलाइड पावर्स में होते और दूसरे वर्ल्ड वॉर में पार्टी उसे चेंज कर देते, अलाइड से वो एक्सिस पावर में चल जाते।
इस लड़ाई में ब्रिटेन कैसे बीच में आया? ब्रिटेन क्योंकि पहले तो बीच में आया नहीं था, मगर क्या था कि जर्मनी को फ्रांस पर अटैक करना था और फ्रांस की सेना ने अपने बॉर्डर के चारों तरफ अपनी सेना खड़ी करके रख दी थी। अब एक रास्ता बचता है बेल्जियम का। जर्मनी और फ्रांस के बीच एक बेल्जियम जो छोटा सा कंट्री है, और उस कंट्री में घुस करके पहले जर्मनी ने बेल्जियम से कहा कि आप हमें घुसने दो। बेल्जियम ने साफ मना कर दिया कि इतनी छोटी सी उसकी कंट्री थी, हो सकता है कि वो लोग बेल्जियम पर ही अटैक करके उसी कैप्चर कर लेते, तो बेल्जियम ने साफ मना कर दिया। जर्मन ट्रूप्स ने क्या किया कि ज़बरदस्ती बेल्जियम में घुस गए और घुस करके फ्रांस पे अटैक करने के लिए तैयार थे। और जैसे ही वो लोग बेल्जियम को इन्वेड करते हैं, ब्रिटेन बीच में आ जाता है, क्योंकि बेल्जियम और ब्रिटेन की बहुत पहले 1800 कुछ में ट्रीटी साइन हुई थी। अगर कोई भी बेल्जियम या ब्रिटेन पर अटैक करेगा तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। अब ये तो एक बहाना था, ब्रिटेन को भी अपनी शक्ति दिखानी थी। इस लड़ाई में 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जान गई थी। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि ये लड़ाई का सबसे बड़ा कारण ये था कि बहुत सारे कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी थी ही नहीं, सिर्फ कुछ गिने चुने देशों में डेमोक्रेसी थी, जिसमें फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और सैन मैरिनो थे। इन 3 देशों को छोड़कर बाकी के जितने भी देश हैं सब में किंग का राज था। जर्मनी में काइजर विलियम टू, रशिया में ज़ार निकोलस और ग्रेट ब्रिटेन में किंग जॉर्ज 5। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो तीनों के तीनों राजा थे ये आपस में चचेरे भाई थे, और इन तीनों के बीच में जो मनमुटाव था उसे रोकने के लिए क्वीन विक्टोरिया ने कोशिश भी की थी और वो कामयाब भी हुई थी। मगर क्वीन विक्टोरिया के डेथ के बाद ये तीनों किसी की नहीं सुन रहे थे। इन तीनों राजाओं ने अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इतने सारे लोगों की बलि चढ़ा दी। इतने सारे प्रोपेगेंडास फैलाए जा रहे थे, लोगों को कहा जा रहा था कि आप किसी राजा के लिए नहीं लड़ रहे हो, आप अपने देश के लिए लड़ रहे हो। और ये राजा काफ़ी चालाकी से लोगों को नेशनलिज्म के नाम पे लड़वाने को भेज देते थे दूसरे देशों के साथ। हर देश में ऐसा ही हो रहा था। और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे जब ये लड़ाई आगे बढ़ते रहती, 1914 में लड़ाई स्टार्ट हुई थी, 2 करोड़ से ज़्यादा इसमें जाने गई। और धीरे धीरे 1918 आता है, तब ये लड़ाई झुक जाती है अलाइड पावर्स की तरफ। ये लड़ाई की जो जीत होती है वो अलाइड पावर्स की तरफ झुक जाती है। सेंट्रल पावर कमज़ोर दिखने लगती है। यूएसए इस युद्ध में कैसे उतरा? देखिए, यूएसए ने पहले अपना पलड़ा झाड़ दिया था। ब्रिटेन यूएसए को बार बार फोर्स कर रहा था कि आप प्लीज़ युद्ध में उतरो, आप प्लीज़ युद्ध में उतरो, मगर यूएसए युद्ध में उतरना नहीं चाहता। मगर यूएसए के जो कुछ मर्चेंट शिप्स थे उसे जर्मनी ने तबाह कर दिया था ब्रिटेन के एरिया के पास, ब्रिटेन के सी एरिया के पास। और इस कारण यूएसए को इस लड़ाई में कूदना पड़ा। और जैसे ही यूएसए इस लड़ाई में कूदा, जर्मनी समझ गया था कि अब उसकी हार है। फिर 1918 में नवंबर महीने के समय में जर्मनी सरेंडर कर देता है। और इस पूरी लड़ाई की जिम्मेदारी सारे कंट्रीज़ को नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ जर्मनी पर गई गई। केवल जर्मनी ने ही इस लड़ाई को इतना ज़्यादा आगे बढ़ाया जिसके कारण इतने सारे लोगों की जान गई, जो कि एक बिल्कुल भी सच्चाई वाली बात नहीं थी। जब जर्मनी हार गया तो सारे का सारा लड़ाई का खर्चा जो है उन्होंने जर्मनी के ऊपर कर दिया। जितना इसमें खर्चा हुआ है, जितनी जाने गई, जितना नुकसान हुआ है, सारा का सारा जिम्मेदारी जो है आप खुद भरो, जर्मनी खुद भरे। जर्मनी के पास इतना पैसा था नहीं। और जर्मनी के जो इलाकों में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, उन एरियाज़ को बांट कर दूसरे देशों में शिफ्ट किया गया। और उसका तर्क ये दिया गया कि आप तो इतने ज़्यादा डेवलप हो, आपके पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आपके पास, तो जो कंट्रीज़ के पास, आपके आसपास के जो कंट्रीज़ के पास इंडस्ट्रीज नहीं है, उन्हें भी आप मौका दो, उन्हें आप सिखाओ कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कैसे होता है। आप ऐसा करके उन्होंने जर्मनी के कुछ हिस्से जो है वो दूसरे देशों में मिला दिया। मगर कारण दूसरा था, वो लोग जर्मनी को कभी खड़ा नहीं होना देना चाहते। वो चाहते ही नहीं थे कि जर्मनी वापस से इतना पैसा कमाने लगे और इतना ताकतवर हो जाए कि दोबारा कभी वो खड़ा हो सके। इसके बाद एक फैक्ट आपको बताता हूँ। जिस गैवरीलो प्रिंसेप ने फ्रेंच फर्डिनेंड पर गोलियाँ चलाई थी 1914 में, वो 1918 में मर जाता है। और मरने का कारण उसे फांसी पर लटकाया नहीं जाता, बल्कि उसे टीबी होती है, ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी, और वो टीबी के कारण मर जाता है। एक और फैक्ट की बात आपको बताऊँ, जब ये युद्ध अपने आखिरी चरम पर था तब एक घायल सा सिपाही ज़मीन पर पड़ा हुआ था और एक ब्रिटिश सैनिक की जो बंदूक थी उसकी तरफ थी, और वो सोच रहा था कि इसे मैं मारूं या नहीं मारूं। बाद में उसने दया करके उस जर्मन सैनिक को छोड़ दिया। और आप गेस करो कि ये जर्मन सैनिक कौन था? वो खुद था एडोल्फ हिटलर, जो दूसरे विश्व युद्ध का बड़ा कारण बना। इसके लिए वो ब्रिटिश सैनिक अपने आप को बहुत बार कोसने लगा, काश मैंने वो गोली चलाई होती, मैंने दया नहीं दिखाई होती और उसे मार दिया होता। इस लड़ाई से हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि लड़ाई झगड़े से कभी कुछ ज़्यादा हासिल नहीं होता है। अगर आपको किसी से जीतना हो तो आप उसे प्रेम से जीतो, दिल से जीतो, तब वो आपको एक्सेप्ट करेगा।
और आप ज़ोर ज़बरदस्ती करके जीत भी लोगे तब भी वो अपने दिल से आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। इच्छा करते हैं कि कभी भी दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 कभी ना हो। वर्ल्ड वॉर 3 क्या, कोई भी लड़ाई दुनिया में कभी ना हो, सब शांति से रहें, सब अच्छे से रहें। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करता हूँ। बस एक छोटी सी समरी थी, अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं वर्ल्ड वॉर 1 के ऊपर एक बड़ी वीडियो ले आऊँगा जिसमें मैं पूरे अच्छे से डिटेल में आपको वर्ल्ड वॉर 1 में कब क्या हुआ था, कब कौन सी सेना किस पर अटैक करने के लिए गई थी, ये मैं समझा दूँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।